तनवीर काज़मी अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू तनवीर काज़मी के साथ दोबारा हाज़िर है। यानी तनवीर काज़मी के ज़रिए दुनिया को देखें। आज एक बहुत ही एक और अहम टॉपिक जो है वो काफ़ी गर्म ज़ोर बहस है। वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन या अपने इदारे जो स्टेट के इदारे होते हैं वो लोगों के हवाले करना कि वो चलाएँ। इसके बारे में काफ़ी राय हैं, मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये ठीक है, कुछ लोग समझते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल था कि मैं अपनी ज़ाती राय दूँ, तो आप इख्तिलाफ़ रख सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले तो ये देखेंगे स्टेट क्या है, स्टेट का मकसद क्या है? गवर्नमेंट का या स्टेट की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो क्योंकि जिस तरह घर के अंदर माँ-बाप होते हैं और अगर उनके 5-6 बच्चे हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनको खाना देना, उनकी रहाइश करना और जितनी भी हो सके सब मिल बैठ के उस घर को चलाएँ और बच्चों की अच्छी तरबियत करें। इससे बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वो कामयाब होते हैं, उसका कंट्री को फ़ायदा होता है, मुल्क को, ख़ानदान को और पूरी दुनिया को फ़ायदा होता है कि एक अच्छी नस्ल पैदा होती है, जो कल को बड़े-बड़े ओहदों पे फ़ाइज़ होगी। तो इसी तरह उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनका ख़्याल रखें। तो इसी तरह जो स्टेट्स होती हैं किसी मुल्क की या वो उनका या यूनाइटेड नेशंस भी आप कह सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं, वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो आप उनका ख़्याल रखें और उनकी ज़रूरियात पूरी करें। जब वो पूरी नस्ल बढ़ेगी, तो वो दुनिया में बड़े-बड़े काम करेगी और दुनिया में एक इंतहाई अच्छा माहौल पैदा होगा। तो अब जो 2 तरह के लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कई मुल्क ऐसे हैं, वो समझते हैं कि जो स्टेट जो टॉप लीडर्स हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो एक ऐसा तरीके उनके पास क्योंकि लामहदूद ज़राए होते हैं और क्योंकि स्टेट का मतलब होता है कि पूरी मुल्क की जो भाग-दौड़ है वो उनके पास होती है और ऊपर अगर कोई 500-600 नुमाइंदा है और उनके अंडर भी जो सिविल इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, लाखों के हिसाब से होते हैं, तो वो उनका ख़्याल ये है कि सारे मिलके हम मिल के एक पूरा निज़ाम चला सकते हैं। वो आपस में एक टीम वर्क होगा क्योंकि आपस में क्योंकि उनके पास प्रिंट क्योंकि मनी याद रखें कि जो स्टेट्स होती हैं वो अपने पैसे को प्रिंट कर सकती हैं। जितने भी रिसोर्सेज़ जो होते हैं पूरे मुल्क के, चाहे गंदम है, चावल है, या लेबर है, करोड़ों के हिसाब से लेबर होती है, वो सब उनके अंडर में होती हैं। तो वो उनको मैनेज करते हैं, इसका ख़्याल करते हैं। तो उनका ख़्याल ये होता है कि अब मैनेजमेंट के तौर पे वो बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। और लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जो आजकल कुछ सालों से ये दुनिया में एक ट्रेंड चला है कि जी नहीं, हम जो प्राइवेट इदारे हैं, लोगों के हवाले करते हैं, सारी छोटी कॉर्पोरेशंस हैं और स्टेट का काम है सिर्फ़ वो एक माहौल अच्छा देना, रोड बनाना या पॉलिसीज़ बनाना। तो ये अगर आप मैंने ऐसा मुझे मौका मिला है कि मैंने दोनों चीज़ें मेरे बचपन में लेकर और अब मैंने 2 चीज़ें मेरे सामने बचपन में जब हम 60-70s में थे, 60-70 की दहाई में, तो मैंने देखा उस ज़माने में पाकिस्तान में मैं था, तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के इदारे थे, वो टेक ओवर करते थे। जो स्कूल्स थे वो गवर्नमेंट के होते थे, स्टेट के अंडर में और यूनिवर्सिटियाँ फ्री थी, स्कूल बिल्कुल 100% फ्री थे और उसके बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस हर चीज़ एजुकेशन किताबें तक फ्री दी जाती हैं। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन थी, जो बसेस थी और रेलवे थी, वो सब भी और जीटीएस कहलाता था गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, वो भी बिल्कुल फ्री थी और बड़ी अच्छी क्वालिटी की हुआ करती थी। इसी तरह रोड्स उनका काम था, हॉस्पिटल जो थे, वो भी स्टेट चलाती थी और हम जाते थे और बहुत ही उम्दा सर्विस थी और कोई मसला नहीं था और बिल्कुल मुफ़्त था। उससे क्या हमें महसूस हुआ कि हमारे पे बर्डन नहीं था, जो लेबर थी, जो लोग काम करते थे, ज़राअत का काम करते थे या कोई भी काम करते थे, उनको ये फ़िक्र नहीं होती थी कि अगर बीमार होंगे तो उनको 20 लाख रुपए चाहिए। उनको ये फ़िक्र नहीं थी, कहीं दूर सफ़र करना है तो वो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए कि जो कॉर्पोरेशंस हैं वो बहुत पैसे माँगती हैं, 50-50 लाख-लाख रुपए टिकट बना रही, कहाँ से लेके आएँगे? इसी तरह अगर वो एजुकेशन थी, तालीम थी, वो 100% थी उस ज़माने में कि हर बंदा फ्री था, बल्कि जो गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्ट थी वो घरों से लेके जाती थी। जिस तरह अमेरिका वगैरह में होता है कि बसेस फ्री होती हैं, लेके आती हैं। तो इस तरह क्या हुआ कि एक निज़ाम बहुत अमन था, सुकून था, तरक्की हो रही थी, खुशियाँ थी। घरों में मुझे याद है कि काफ़ी हद तक फैमिली सिस्टम था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर 1980 के बाद और 90 के बाद ये एक नया दुनिया में ट्रेंड चला कि नहीं जी, गवर्नमेंट का काम ये नहीं है, हम प्राइवेट इदारों को चलाएँगे कि कोई बंदा भी अपनी स्टेट खोल सकता है। तो हर बंदे ने कोशिश की छोटी दुकानें खोलने की, हर बंदे ने एक छोटा-सा सम टाइम 8 बाई 8 का कमरा छोटा-सा, उसके अंदर वो कोई पकौड़े की दुकान लगा रहा है, कोई सिलाई मशीन की दुकान लगा रहा है, कोई कुछ इस तरह लाखों के हिसाब से बिज़नेस खुले, सब्जियाँ लगा खुल गई हैं। स्टेट ने कहा जी हम कुछ नहीं देंगे, अब कुछ आप करना पड़ेगा। डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने फ़ीसें बढ़ा दी
اسی طرح جو اور لوگ تھے، جتنی بھی سروسز تھیں، اسکول پرائیویٹ ہو گئے، اور اسکولوں کے پہلے تو کم تھی فیس، بڑھتے بڑھتے ایسا وقت بھی ہے 1990 کے بعد کہ لاکھوں میں مانگنا شروع کر دیں، ایک ایک کتاب کے وہ 20,000 پہ مانگنا شروع ہو گئے، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ بڑا مشکل ہوتا تھا، وہ ان کو وہ بیچتے تھے۔ اب جس کے 4-5 بچے تھے، 4-5 بچے ہیں جس نے گھر سنبھالا ہے، وہ کہاں سے پیسے لے کے آئے گا؟ اس طرح لوگوں نے اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دلانے کے لیے انہوں نے کرپشن شروع کر دی کہ وہاں پیسے کمانے، اب مجھے اگر مہینے کے 1,00,000 روپے چاہیے جس میں 25-30 ہزار میرے بچے کی فیس جا رہی ہے، پھر مجھے اپنے ماں باپ کو مجھے اس کے میڈیکل کرنا ہے، تو اس حساب سے مجھے ان کا جو خرچہ ہے اور ان کی کیئر ہے اس کے بھی مجھے 50-60 ہزار روپے چاہیے، کھانے کے ریٹ بھی بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس طرح اب وہ جو تنخواہ تھی گورنمنٹ دیتی تھی یا کوئی بھی ادارے، وہ 5 سے 7 ہزار تھا۔ اب اوپر کے خرچے پورے کرنے کے لوگوں نے کیا کی، کرپشن شروع کر دی، یعنی کہ اگر آپ روڈ بنا رہے ہیں تو روڈ کا ٹھیکیدار نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے جی، اگر مجھے اس روڈ پہ 1,00,000 روپے لگتا ہے، تو اس نے سب نے ملا کے 75 ہزار جیب میں ڈالا اور 20-25 ہزار کا مٹیریل ڈال کے وہ روڈ 2 مہینے بعد پھوٹ گیا۔ پورا ملک میرے سامنے تباہی کی طرف چلا گیا، کیونکہ لوگوں کی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کا ضروری تھا کہ اب وہ پیسے کمائیں انف، لیکن کیونکہ سیلریز کم تھیں اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں کرپشن بڑھتی گئی اور میرے سامنے پوری دنیا میں یہ فساد پھیل گیا، اور ایسے ایسے ادارے قائم ہو گئے جس کا کسی جگہ اجازت نہیں تھی۔ یاد رکھیں، پورے جتنے بھی کرسچن ملک ہیں، عیسائی ملک ہیں، یہودی اور مسلمان زیادہ، بلکہ باقی ممالک میں بھی ان دنوں میں پراسٹیٹیوشن سینٹر اور اسٹرپ کلب اور اس طرح کے جو گناہ کے ادارے ہیں ان کا وجود تھا ہی نہیں، اگر کچھ تھا بھی تھوڑا بہت تو وہ بہت چھپا ہوا تھا، کہیں ہمیں نہیں پتہ تھا، میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ یہ سب ادارے کھولے گئے اور ایسے ایسے ادارے آئے، پورن انڈسٹری آ گئی، پیسے کمانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے الاؤ کر دیا، ان کو فریڈم دے دی کہ پوری دنیا ایک بربادی کی طرف چل گئی۔ سٹریس، انگزائٹی، میڈیسن کمپنیوں نے اپنے پیسے کمانے کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے انہوں نے غیر ضروری جھوٹے ڈاکٹرز کلینک میں نسخے لکھنے شروع کر دیے لوگوں کی، ایسے ایسے ڈاکٹرز پکڑے ہیں امریکہ میں، پوری دنیا میں بھی، کہ لوگوں جو سرجریاں کی ہیں جس کی ضرورت نہیں تھی، 3-3 ہزار سرجری ایسی ہیں جس کی ضرورت تھی نہیں، وہ فیک تھیں، کیونکہ ہم نے ایک نظام غلط بنایا۔ تو اب مجھے ابھی ایک اور بات یاد ہے کہ ٹائر کی شاپ میں، جو پاکستان میں ایک ٹائر کی شاپ تھی، دکان تھی، وہ کیل پھینکتے ہوئے پکڑا گیا اپنی دکان کے پاس روڈ کے اوپر، پولیس نے پکڑ لیا، تو میری گفتگو ہو رہی تھی آفس میں، تو میں نے اس سے کہا کیا ہم صرف اس کو برا کہیں گے؟ ٹھیک ہے اس نے عمل غلط کیا ہے یا اداروں کا قصور ہے؟ اب وہ بندہ پورا دن انتظار کر رہا ہے کہ میرے شاپ پہ کوئی ٹائر والا آئے گا، کوئی ٹائر چینج کرائے گا، پورا دن اس کے پاس کوئی نہیں آیا۔ اب وہ شام کو بچے اس کو بھوک کا انتظار کر رہے ہیں، اس کو گھر کا رینٹ دینا ہے، اس کو میڈیسن لینی ہے، اس کے ماں باپ بھوکے بیٹھے ہیں، اب اس کے پاس آپ نے کیا آپشن چھوڑے؟ آپ نے یہی کہا ہے کہ جی اب آپ گھر جائیں گے، اب وہ کیل پھینک رہا ہے کہ شاید 2-4 بندوں کے ٹائر پنکچر ہوں گے تو میں اب کچھ پیسے بنے گھر لے کے جاؤں گا۔ اس لیے پرائیویٹائزیشن ایک بڑا چیز اچھی لگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے، کام بڑھتا ہے، تیزی بڑھتی ہے، امپرومنٹ آتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سب کچھ جو ہے وہ اچیویبل نہیں ہے۔ آپ رکھیں اس چیز کو، سسٹم کو، لیکن اسٹیٹ کے رول کو آپ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اسٹیٹ رول کے پاس لامحدود ذرائع ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات جو گاڈ کائنات ہے وہ بھی آپ کو بغیر کچھ کیے دے رہا ہے، آسمان پانی برسا رہا ہے، آپ کے پیٹ میں ماؤں کے سے بچے آپ کے نکل رہے ہیں، آپ کے کھانا، روٹی، سبزی، ہر چیز آپ کی بغیر کچھ کیے مل رہی ہے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کو ٹھیک کرنا مشکل نہیں ہے، کرپشن کے ذرائع پہلے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ برائی ہوتی کیوں ہے، ایک بندہ اسکول کیوں نہیں چلا رہا، یا کوئی انسان جو ہے وہ روڈ پہ کیوں توڑ رہا ہے، یا کوئی ڈاکٹر چوری کیوں کر رہا ہے۔ اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لا انفورسمنٹ یا جو گورنمنٹ کے ٹاپ اسٹیٹ کے ادارے ہیں وہ آپ بیٹھ سکتے ہیں کٹھے، اب چاہے اس میں لا اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، ادارے ہیں، وہ ممبر آف قومی اسمبلی بھی ہیں، سول سوسائٹیز بھی ہیں، جتنے بھی ٹاپ کے ادارے ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، آپ سب بیٹھیں اور مہینوں کے ساتھ کے ہفتوں سے لگاتار گفتگو کریں اور ایک دوسرے کو بتائیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ جو ممبر قومی اسمبلی ہیں وہ کرپشن میں انوالو ہیں یا انٹرفیئر کرتے ہیں، جب آپ بیٹھیں گے فیس ٹو فیس، آپ بتائیں گے، وہ بتائیں گے جی ہمیں پیسے کی مسئلہ ہے، ہم کیا کریں، آپ ان کے لیے پیسے ایشو کریں، آپ کے مسئلہ ہے کہ کرپشن ہے تو وہ آپ کی ہیلپ کریں گے۔ یاد رکھیں، کوئی کام بھی آپ ٹیم ورک کے بغیر نہیں کر سکتے جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ کائنات کا مالک آپ کو یہی کہہ رہا ہے، اے آدم کی اولاد، تمہارا دشمن شیطان ہے،
तुम इकट्ठे हो जाओ, ये एक दूसरे की हेल्प करो, मेरे पास गंदम है मैं उसको दे दूँ, उसके पास चावल मुझे दे दें, यही दुनिया का। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि आप दूसरी कौमों से कह रहे हैं आए हमारे अदारे ख़रीदें और हमें चाहें, वक्ती तौर पे आपको मिल जाता है पैसा, चलें जी कुछ मिल गया, उन्होंने आपका घर खरीद लिया, सारा घर आपने ले लिया, तो फिर आप स्लेव बन जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं? आप कब तक चलाते रहेंगे ये नज़ारे? आपने अपने निज़ाम को ठीक करना है। अगर कोई ख़राबी है, करप्शन है, वो मिल बैठ के हल करें। इदारों को बेचने से, प्राइवेटाइज़ेशन करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। अपने घर का सामान बेचने से उसकी बजाय अगर मैं घर में सोचूँ मेरे पास खर्चा नहीं है, तो मैं घर का सामान बेचना शुरू कर दूँ। मैं पहले सोफ़ा बेचूँ, फिर टीवी बेचूँ, घर खाली हो जाऊँ, फिर मकान बेच दूँ, फिर मुझे क्या करूँगा? फिर मुझे रेंट पे रहना पड़ेगा। फिर बाहर के लोग मुझे जो चाहें करेंगे, फिर मैं स्लेव बनूँगा, जो कहें करूँगा। हमें कुछ लिहाज से सोचना पड़ेगा। अगर आपको स्टेट में कोई करप्शन नज़र आ रही है, आप उसको मिल बैठ के हल करें। और वन पार्टी सिस्टम का मैंने पहले भी वीडियो जारी की कि अगर एक पार्टी बना देंगे और पूरी कौमी असम्बली इकट्ठी मिलकर चलेगी, तो फिर आप एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और मसले का हल करेंगे। तो यही एक सबसे बड़ा आसान तरीका है। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन अब होगा क्या है, जो चीज़ पहले वो उन्होंने प्रॉफिट कमाना है, एक बंदा दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसने सैलरीज देनी है, उसने रेंट देना है, उसने बिजली का बिल देना है, जो सामान जो चीज़ उसने बाय की है 1 रुपये की या 10 रुपये की, वो आगे उसको कम से कम 10,000 में बेचेगा तो उसको फ़ायदा होगा। जब 10,000 का बेचेगा तो अब जो जिन्होंने बाय करना है, ख़रीदना है, वो कहाँ से लेके आएंगे? अब एक चीज़ 10,000 मिल रही है, अब आप कहाँ से लेंगे? अगर एक सब्ज़ी जो जो 1 रुपये की थी, वो अगर आपकी सब्ज़ी 1,000 रुपये किलो हो जाएगी, अब आप कहाँ से लेंगे? कि आप करप्शन करेंगे। करप्शन बढ़ती इसलिए है कि आप के रेट बढ़ते हैं चीज़ों के। जब स्टेट चलाती है तो वो रिसोर्सेज सब कुछ उसके पास होते हैं और फिर वो सस्ते करते हैं, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं चीज़ों की, फसलें उगाते हैं ज़्यादा, उससे रेट कम हो जाते हैं। वो मिल के होता है। हम जब तक एक कौमी नज़रिए की तरफ नहीं आएँगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तो इस तरह के अपने अदारे बेचने से लोगों को, और क्योंकि अपनी नाअहली छुपाने से दूसरे लोग काम करेंगे, ये हम शो करते हैं कि हम एक नाकाम कौम है, हम एक फ़ेल कौम है, हमें इदारे हमसे चलते नहीं हैं। जो जो आएगा कॉरपोरेशन खरीदेगा वो भी इंसान है, जो गवर्नमेंट में वो भी इंसान है, एस्टेब्लिशमेंट भी इंसान है, एमएनए भी इंसान है। इंसानियत की ख़राबी को ठीक करने का हल यही है कि हम किताबों के ज़रिए हिदायत हासिल करें और जिस तरह करें हम। अब आप देखें घरों के रेट पहले होते थे जी, लोग बहुत सस्ते दिया करते थे। अब लोगों ने मिलियन मिलियन डॉलर के घर दे दी कर दिए। अब बताएं, जो बच्चा शादी करना चाह रहा है 13 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, वो कहाँ से एक 10 लाख रुपए लेके आएगा? वो करप्शन करेगा या कोई बुराई करेगा, बच्ची भी करेगी। इसलिए हमें ये प्राइवेटाइजेशन सेक्टर से, मैं फिर कहता हूँ कि फ़ायदे हैं, उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा टोटली जो है वो नहीं उस पे कर सकते। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी बुनियाद पे कुछ ख़ानदान, अभी आप सबको कंप्लेन करते हैं कि दुनिया के 100 ख़ानदान हुकूमत कर रहे हैं, उसकी बुनियाद भी यही है। लेकिन जब स्टेट काम करती है, उसके सब बच्चे होते हैं, 24 करोड़ बच्चे होते हैं, 8 अरब बच्चे होते हैं, वो यूनाइटेड नेशन के साथ मिल के काम करते हैं, रिसोर्स शेयर करते हैं, और एक दूसरे को अगर कोई मसला होता है तो माफ़ भी कर देते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर बेचारे, उनको सैलरीज देनी होती है, छोटी सी कॉरपोरेशन होती है, दुकान खोली होती है किसी गैराज में, वो रेट कम नहीं कर सकते। इसलिए उनसे तवक्को रखना, और किसी इस तरह कौमें गिर जाती हैं, कौमें फेल हो जाती हैं, कौमें स्लेवरी में चली जाती हैं। ये जो आपको स्लेवरी नज़र आ रही थी पहले ज़माने में, उसकी बुनियादी वजह थी कि इंटरेस्ट बेस्ड सोसाइटी थी, सूद पे चलाया गया। सूद को पूरी कायनात के मालिक ने मना किया है कि अगर आपके पास है दे दो, शेयर करो रिसोर्सेज, लेकिन सूद का मतलब है कि आप स्लेव बना रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर, फिर मैं कहता हूँ अच्छी चीज़ है, लेकिन ये स्लेवरी की तरफ बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न भी है। तो बहरहाल मेरा ख्याल था कि मैं कुछ अपने पॉइंट बताऊं। उम्मीद है कि मैं दोबारा इस पे कुछ और भी कमेंट्स कोशिश करूंगा दूंगा। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर, बाय।